साल से केडी के जेल जाने से सिर्फ केडी दुखी है, बाकी सब खुश हैं। वैसे सुना है कोई उससे मिलने तक नहीं जाता है। महन की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। यू नो इट्स अ काइंड ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे नहीं लगता वो कोर्ट केस में शामिल हो पाएंगे, और अगर जबरदस्ती की गई ना तो नतीजा बुरा भी हो सकता है। हाँ, और एक प्रॉमिस करना, मुझे कभी तुम्हारे करियर में रुकावट मत बनने देना। तुम्हें बहुत सक्सेसफुल होना है और होकर यहाँ आना है, तुम्हें साथ ले जाने के लिए। मम्मी आप रुकिए, मैं अपने कपड़े पैक करके लाता हूँ। हम मिस्टर महेन मल्होत्रा पर ये केस करके और ये केस जीतकर ये साबित कर देंगे कि प्रेस वालों के साथ खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ सकता है। ये आप तभी साबित कर पाएंगे जब आप ये केस जीतेंगे। मैं तुम्हारे खेल अब धीरे धीरे समझने लगी हूँ, लेकिन रश्मि ये मत भूलो, खेल खेलना मुझे भी आता है। शुक्लाना, तुम अपना खेल खेल चुकी हो और मेरा खेल समझने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हाय मेधा। ऋषभ, हाय। हाय, लेकिन तुम इस तरह यूं। एक मिनट, अब तुम ये शिकायत मत करना कि मैं तुम्हें देखकर खुश क्यों हो गई। पिछली बार तुम्हें मेरे ताज्जुब पर एतराज था। हाँ, वो तो था। और पिछली बार हमने ये भी तय किया था कि अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, राइट? तो ये नई शुरुआत अच्छी रही। अब हम खुशी खुशी नए रिश्ते जोड़ते जा रहे हैं, तो इस नई शुरुआत पर मैं 4 चांद 2 चांद लगा लेती हूँ। एक मिनट। थैंक्स एंड थैंक्स अगेन। ये 2 चांद वाला चक्कर क्या है? क्योंकि देखो, तुम्हारी पहली थैंक्स का मतलब तो मैं समझ नहीं पाया, तो फिर ये दूसरी थैंक्स किस लिए? व्हाई? पहला थैंक्स इतने दिनों तक ना मिलने के लिए। मतलब मेरे यहां ना आने से तुम खुश होती हो? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? देखो ऋषभ, बुरा मत मानना, लेकिन एक ही शहर में रहने के बावजूद इतने दिनों तक हम नहीं मिले, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना जी सकती हूँ, वरना बड़ा मुश्किल था ऋषभ। दूसरा थैंक्स इतने दिनों के बाद मुझे मिलने आने के लिए। होल्ड ऑन भाई, तुम्हारे दिल में एक ही साथ 2 बातें पैदा हो जाती। एक तो आप बहुत खुश हैं मेरे ना आने से, साथ ही साथ आप बहुत खुश हैं मेरे आने से। भाई मेधा जी, आपका दिल हमारी समझ में तो नहीं आता, सब कुछ एकदम ऊपर से। बिल्कुल। हमारा दिल तुमसे संभलता तो बात ही क्या थी। जी हाँ, क्यों नहीं। आपका दिल हमसे संभलता तो हम जुदा ही क्यों होते मेधा? और जिंदगी में क्या सरगर्मियां रही? तो अब सुनो ऋषभ मल्होत्रा के न्यूज डेस्क से लेटेस्ट समाचार। पहला, सुधाकर राव के कत्ल में करण का हाथ। दूसरा, बबली की ट्रीटमेंट कामयाब रही। और अब सुनो आज का मेजर हेडलाइन, मल्होत्रा कंपनी के श्री ऋषभ मल्होत्रा ने मिस मेधा हेगड़े को कंपनी का ऑफिशियल लॉयर अपॉइंट करने का प्रस्ताव किया। अरे कमाल है। हेलो, नो रिएक्शन? मेरा रिएक्शन तो कल के अखबार में छपेगा ना। मजाक छोड़ो मेधा, आई एम रियली सीरियस। तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रही हो एंड दैट्स फाइनल। ऋषभ, मुझे सोचने का कुछ वक्त। नहीं, सोचने समझने के लिए नो वक्त। भाई मैं तुम्हारा दिल थोड़ी मांग रहा हूं, बस तुम्हें एक नौकरी दे रहा हूं। यू आर गोइंग टू जॉइन आवर कंपनी एंड दैट्स फाइनल। नो मोर डिस्कशंस। ओके? कम ऑन। कहा बढ़ो, सोडा में लोगे या पानी में? अरे तुम्हार शरीर तो ऐसा अकड़ गया जैसे मरने के बाद अकड़ जाता है।
जिंदा हो या निकल लिए हमरा आवाज सुनकर। वैसे हम तुम पर एक कारतूस खर्च करने का इज्जत तो रखता था। अब हम तुमको ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। ससुर बीच हवा में से खींच लाऊंगा हम तुमको। लो हलक गीला करो। वैसे भी आज तुमका चीखना चिल्लाना बहुत है। काम में आ रहे हो। हमरा शिकार करते वक्त तो शेर हो गए थे, अब बकरा की तरह में आ रहे हो। गिलास पकड़। वैसे भी हम तुम्हारा गिलास पूरा नहीं भरा हूं, काहे से कि आज तुम्हारा हाथ पांव कांपेगा तो तुम्हारा दारू छलक जाएगा। मैं दिन में नहीं पीता हूं त्यागी। अच्छा अच्छा, दिन में तो तुम सिर्फ लोगन का खून पीते हो। तुम बहुत बड़ा गलती किया बूढ़ा दादा। जब हम हवालात में हवाखोरी कर रहा था ना, तब तुमका सराफत से मर जाना चाहिए था। अब और कितना सवेरा देखना बाकी है। का हमारे हाथों तो हार सूर्यास्त होगा। त्यागी मुझे माफ कर दो त्यागी। का हम शकल से बहुत रहमदिल लगता हूं। जो तू इतना बड़ा साजिश हमरे खिलाफ किया, वो तो हम तुम्हारी थोतरिया और इस सफेद बालन के चक्कर में आ गया। लेकिन तू अंदर से कोयला से भी ज्यादा काला निकला। हमरे साथ बहुत गलत किया तुम। हमरा आवाज टेप करने का बहुत शौक था ना, अब हम तुहार टैटुआ दबाने का शौक रखता हूं। त्यागी, हमारी तुम्हारी दुश्मनी तो कभी थी नहीं है? तो ये सब काम तूने हमरा दोस्ती का खातिर किया था। वो मैंने किया जरूर था, पर का आगे बोल, वरना अधूरा बात जबान में लेके मर जाएगा। मुझसे करवाया गया था। कौन करवाया था ये सब तुमसे? ये मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। बात बोलो, नहीं तो हमेशा के लिए हम तुहार मुंह बंद कर देंगे। 3 सांसें और हैं। 1 करण की साजिश थी। का करण का हरकत था वो। देख लिया, तुम्हें रोते हुए देख लिया। इन्हें छुपाने की कोशिश मत करो। मैं कहाँ रो रही हूँ? ऐसे कैसे नहीं रोगी? अरे भाई, हमारी तकदीर में लिखा है कि 1 साल में कम से कम 365 डेज हम दोनों में से किसी ना किसी को तो रोना ही पड़ेगा। अब देखो, जहां मैंने रोना बंद किया वहां तुम्हारे आंसू बहना शुरू हो गए। क्या बात है? रहने दो नीतू, तुम वैसे ही वॉल्टर की वजह से बहुत परेशान हो। मैं वॉल्टर की वजह से परेशान थी, हूँ नहीं। मैं वॉल्टर से मिली थी एंड बिलीव मी, बहुत आंसू बहे, लेकिन मैं रोई नहीं। शायद मैंने वॉल्टर से फासला बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है। यू सी, आई एम ओके नाउ। नहीं, तुम मुझे बताओ मैं क्या करूं? सुनील और मेधा का रिलेशनशिप मेरी समझ में ही नहीं आता। इसमें समझने की क्या बात है? वो दोनों पुराने दोस्त हैं, सिंपल। कभी कभी तो मुझे लगता है कि सुनील मेधा को मुझसे ज्यादा प्यार करता है। दीदी, सुनील तुम्हें कमिट कर चुका है ना? कमिट तो कर चुका है, पर दीदी, सुनील को लेकर पर मत लगाओ। वो एक बहुत सिंसियर और मैच्योर आदमी है। अगर उसका मेधा के साथ कुछ होता तो वो तुम्हें कभी कमिट नहीं करता। कहीं वो तुम्हें अवॉइड तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं, पर मेधा ही आजकल हमारे पीछे पीछे आ जाती है। मेधा की मेधा जाने, तुम्हें तो सुनील से मतलब है ना। मैंने भी एक बार ऐसी ही गलती वॉल्टर के साथ की थी। तुम्हें शायद याद होगा, वो मेरी फ्रेंड सूजी, कैंसर ना, मुझे उसे लेकर बहुत खतरा महसूस होता था, पर असल में तो वो दोनों सिर्फ दोस्त थे। पर मेधा के दिल में क्या है ये तो मैं नहीं जानती ना। मेधा के दिल में
मेधा के दिल में तो ऋषभ भैया है और ये तो पूरी दुनिया जानती है। पर ऋषभ भैया और मेधा के बीच आजकल फासला हो गया है। उतना फासला नहीं जितना वॉल्टर और मेरे बीच में होने वाला है। ये दिल को फासले की तमीज ही नहीं होती। बस फासले की तो परवाह ही नहीं करता है ये दिल। जिस पर आ गया उस पर आ गया, बाहर निकलने का नाम ही नहीं लेता। फर्स्ट लव, इसे निभाना बड़ा मुश्किल होता है दीदी। मैं तुम्हें एक बात सजेस्ट करूं, तुम सुनील से मिलकर प्यार से बैठकर उसे ये पूछ क्यों नहीं लेती? जब पिछली बार मैं वॉल्टर से मिली थी और हमने बिना किसी आर्ग्यूमेंट और बहस से बात की तो बहुत अच्छा लगा। अरे बाबा, मुझे वॉल्टर को फेयरवेल पार्टी देनी है, कहाँ दूं? कहीं भी, पर इस घर पर नहीं। नीतू सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि तू किस तरह उस दर्द से बाहर आ गई। सच बताऊं, मैं उस दर्द से बाहर नहीं आई। मैं तो एक्टिंग कर रही हूँ कि मुझे दर्द ही नहीं हो रहा। वैसे दर्द को भी ताजुब हो रहा होगा कि ये लड़की रो क्यों नहीं रही है। In a way, I'm dodging the pain. मिस्टर सक्सेना, सक्सेना साहब, अगर यह आवाज मेरे वकील चोपड़ा की है तो चोपड़ा तुम वापस अमेरिका चले जाओ। सर मैं आपको वापस साथ ले जाने के लिए आया हूं। अब एक बार मेरी तरफ देखिए तो एतबार हो जाएगा। मेरे इतने दिनों की मेहनत पर पानी मत करो चोपड़ा। आप किस मेहनत की बात कर रहे हैं? चोपड़ा, अब मैं इन सलाखों के पीछे से कोई भी उम्मीद नहीं देखना चाहता। बड़ा छटपटाया, बहुत तड़पा हूं। अब कहीं जाकर इस कैद खाने की आदत डाल पाया हूं। बड़ी मुश्किल से जाकर इस बात पर मैंने अपने आप को राजी किया है कि केडी, तेरी कहानी खत्म। ये जेल, ये कैद खाना तुम्हारा लास्ट चैप्टर है। ऐसी नाउम्मीदी की बातें आपके करेक्टर में कैसे आ गई सर? आपने अमेरिका के कानून को नौ को चने चबवा दी थे और यहां हिंदुस्तान में आकर हार गए। नहीं, मैं हारा नहीं हूं चोपड़ा। अमेरिका में तुम मेरे साथ थे। हर कदम उठाने से पहले बतौर वकील हर खतरे, हर दावपेच से मुझे आगाह करवाते रहते थे। यहां कहीं आके मैं अकेला पड़ गया और अपने आप को मैंने पूरी तरह फंसा लिया। केडी साहब, ये कॉन्फिडेंस मैं आपको अमेरिका में भी देता था और यहां भी देता हूं। कानून का हर फंदा इलास्टिक होता है, उसको खींच तान कर कितना फैलाया जा सकता है यह वकील के हाथ में होता है। और सर, जब तक मैं जिंदा हूं, आप भले ही अपनी कोई भी मौत मर जाएं, मैं आपको कानून का शिकार नहीं होने दूंगा। चोपड़ा, शेर के जबड़े में फंसे शिकार से उम्मीद करना कि वो बच जाएगा ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है। सर, आप किस शेर की बात कर रहे हैं? एडवोकेट सुनील वर्मा, जिसकी साजिश की वजह से मुझे पहली बार इन सलाखों के पीछे से दुनिया देखनी पड़ रही है। एडवोकेट वर्मा? हाँ, यहाँ लॉ सर्कल में उसकी चर्चा तो है। चोपड़ा, तुम जानते हो, ये वही सुनील वर्मा है जो अमेरिका में मेरी फर्म में नौकरी करता था। क्या ये वो सुनील है? वो अपना सुनील जिसे आपने मल्होत्रा इंडस्ट्री का प्रपोजल देकर इंडिया भेजा था? हाँ चोपड़ा, हाँ। अपनी बर्बादी मैंने अपने खर्चे पर पहले भेजी, फिर मैं पीछे पीछे चलाया। वो भले ही मेरी बर्बादी की वजह है, लेकिन इतना काबिल वकील है कि मेरी छूटने की उम्मीद तुम भी मत रखना। सर, सुनील को मैं पर्सनल लेवल पर जानता हूं और एक जमाने में वकालत के कई झंडे वो मुझसे पूछा करता था। हाँ,
शायद इन्हीं झंडों का नतीजा तुम्हारे सामने है। सर मैं सुनील से बात करूं? नहीं, चोपड़ा, मैं बिल्कुल बुझ चुका हूं। अब मुझे किसी मुद्दे पर रोशनी डालने को मत कहो। मेरे दिमाग के सारे खिड़की दरवाजे बंद हो चुके हैं। हाँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं। पुराने दिनों का हवाला देकर ही मैं उसे मिलने गया था और उसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। इसलिए मैं कहता हूं चोपड़ा कि तुम वापस अमेरिका लौट जाओ। और मैं तुम्हें आज पहली और आखिरी बार ये बात बता रहा हूं कि तुम भी मुझे नहीं बचा सकते चोपड़ा, नहीं बचा सकते। यू नो सर, मैं आपको बचाने का रास्ता खोदता हुआ अमेरिका से यहां आया हूं और रास्ता समझो मिल ही गया। सुनील के खिलाफत के बावजूद भी? सुनील तो इस मामले में आएगा ही नहीं और आप उसके चंगुल से कैसे बच जाएंगे ये उसे पता ही नहीं चलेगा। सर, आपने सुनील से हार मानी है, लेकिन मैं नहीं हारूंगा। मेम साहब, अब कुछ बोलना भी है या सिर्फ ऐसे खड़े होने के लिए आए हो? मुझे माफ कर दीजिए, वरना गांव में मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। उन्हें हम महीने के महीने पैसा गांव में पहुंचा दिया करेंगे। तुम एक दूसरी नौकरी ढूंढ लो। ऐसा मत कीजिए मेम साहब, ऐसा मत कीजिए। उस रात पता नहीं कौन सा शैतान मेरे ऊपर सवार हो गया था कि। शंकर, क्या तुम सचमुच मेरे बारे में वही सोचते हो जो उस रात कह गए थे? नहीं नहीं मेम साहब, तौबा तौबा, मैंने कभी भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोचा। वो तो मेरे अंदर की जो बुराई है वो सब बाहर आ गई थी। मेम साहब, जब आपकी और साहब की शादी हुई थी ना, मैं बहुत खुश हुआ था। साहब आज अगर जिंदा होते तो वो आपको बताते। साहब की चिता पे मैंने ये वचन लिया था कि मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा, लेकिन मैं अपने वचन से फिर गया मेम साहब। उस रात साहब की आत्मा ने मुझे बहुत कोसा होगा मेम साहब, बहुत कोसा होगा। मेम साहब, आपने मुझे बुलाया? ठीक है, तुम नौकरी पर आ जाओ, लेकिन शंकर, दोबारा अगर ऐसा हुआ ना मेम साहब, तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगा मेम साहब। और सुनीता के साथ जो तुमने बुरा किया है उसका हम क्या करें? बोलो, ये पाप करते हुए कुछ तो सोचा होगा। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा मेम साहब, और ये कहती है कि ये बच्चे को जनेगी। तुम बच्चे के जन्म का मत सोचो, ये बताओ कि तुम दोनों मिलकर इस बच्चे की परवरिश कर पाओगे? उस बच्चे की जो नाजायज पैदा होगा, तुम्हें तो उम्र भर इसकी सफाई देनी पड़ेगी। हॉस्पिटल जाओगे तो बाप का नाम पूछा जाएगा, स्कूल का एडमिशन बाप के नाम के बिना तो मिलेगा ही नहीं। शंकर की बीवी अपने बच्चों को शहर ला नहीं पाएगी, लोग तुम दोनों का जीना हराम कर देंगे। क्या तुम ये लड़ाई लड़ पाओगे, जबकि गरीबी की लड़ाई लड़ ही रहे हो? मैंने तो इसे समझाया मेम साहब कि ये मेरे बस का नहीं है। सुनीता, एक गलत फैसला ले लिया ना तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरी पढ़ाई बंद, सारे सपने मिट्टी हो जाएंगे। तू कामयाब होना चाहती थी ना, तू तो अपनी गरीबी से कभी बाहर नहीं आएगी। और इस बच्चे की किस्मत में वो खामियां पैदा होने से पहले ही डाल रही है, एक गरीब और दूसरा नाजायज। तुम दोनों नहीं जानते हो कि मैंने कितना सहा है, कितना बर्दाश्त किया। दुनिया वालों ने कितना कीचड़ उछाला, कितना तमाशा किया, लेकिन पैसे की ताकत से मैं लड़ी, अपनी ताकत से मैं कभी लड़ नहीं पाती। साहब, आप जैसा कहेंगी हम लोग करने को तैयार। देखो सुनीता, ये मैं हर तरफ से सोचकर समझकर कह रही हूं, इस बच्चे को जन्म मत देना।